श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 222 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्व को जाते हुए देखकर तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि दुख तो तीनों को हो रहा था। और तभी हाल में बैठा हुआ रॉकी, जो कि इस वक्त सोफे पर बैठकर मोबाइल फोन से किसी से बात कर रहा था, अचानक ही हॉल में कुछ हलचल महसूस कर उसने अपनी नज़र उठाकर सामने ओ की तरफ देखा और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें भारी होने लगी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने नताशा आज पहली बार ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। रॉकी ने देखा तो उसका दिल तो कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया, लेकिन अचानक ही उस दिल की रफ्तार काफी तेज हो गई। उसकी नज़र तो नताशा के खूबसूरत से चेहरे पर टिक गई। उसका मुंह खुला रह गया। धीरे धीरे उसकी आंखें नताशा की खूबसूरत ब्राउन आंखों से होते हुए उसकी छोटी सी नाक और गुलाबी होठों तक जाने लगी। रॉकी आज उसे इतनी प्यार से निहार रहा था कि जैसे उसके आसपास कोई हो ही ना। उसका पूरा कंसंट्रेट नताशा पर ही था। और तभी हाल में आते हुए ऐना और राहुल की नज़र भी अथर्व पर गई। आप उन्होंने अथर्व के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कहीं जा रहे हो बेटा? ये सूटकेस, ये लगेज? और यह सुनकर अथर्व अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ अंकल, हाँ आंटी, मैं नीदरलैंड जा रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा, एक हफ्ते में शादी है, तो मॉम डैड को इस बार बताना जरूरी है। इनफैक्ट मेरी फ्लाइट बस निकलने ही वाली है। आई होप कि वह लोग सिचुएशन को समझें। और अथर्व की इस बात को सुनकर ऐना का चेहरा मायूस हो गया। उसने एक नज़र उठाकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी के चेहरे पर आए हुए खूबसूरत एक्सप्रेशन और आंखों में चमक अथर्व की बात को सुनकर गुस्से में बदल चुकी थी। उसके हाथों की मुठ्ठियां काश गई थी और अब वह नताशा के चेहरे की तरफ अपनी नीली घूरती हुई आंखों से देख रहा था। उसका तो बस चलता तो वह अभी और इसी वक्त नताशा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता, लेकिन तभी उसकी नज़र नताशा के पीछे आ रहे क्रिश के बॉडीगार्ड्स पर गई, जिसे नताशा की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। रॉकी गुस्से से दांत पीसते हुए रह गया। रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐना समझ चुकी थी कि रॉकी गुस्से में है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। ऐना नहीं, मायूसी से अथर्व से कहा, ठीक है, जब तुमने जाने का फैसला ले ही लिया है तो संभल कर जाना और अपनी मॉम डैड को हमारी तरफ से हेलो बोलना। तभी राहुल ने अथर्व को ऑफर करते हुए कहा, चलो हम तुम्हें बाहर तक छोड़ आते हैं। जी अंकल, कहते हुए अथर्व ने अपने कदम वापस हॉल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए और उसके साथ ही नताशा, आशी और समर भी चले गए। इस बीच रॉकी की नज़र नताशा पर ही टिकी हुई थी, लेकिन नताशा ने एक पल भी अपनी पलक उठाकर भी रॉकी को नहीं देखा। और यह चीज़ कहीं ना कहीं रॉकी भी नोटिस कर रहा था, जो नोटिस करते हुए उसे शायद बुरा लग रहा। नताशा ने उसे इस तरह इग्नोर किया था जैसे वह यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। थोड़ी ही देर में वह लोग गाड़ी के पास थे और अथर्व को बाय खाने आए थे। अथर्व नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, अपना ख्याल रखना नत्तू, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और सुनो, तुम मुझे रोज वीडियो कॉल करना। मैं मानता हूँ यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन क्रिश के पास सैटेलाइट फोन है, मैंने उससे बात की है, वह हमें रोज वीडियो कॉल करवाए, ठीक है? और हाँ, टाइम पर खाना खाना, अपनी मेडिसिन लेना और प्लीज रोना मत। अथर्व की चिंता को देखकर नताशा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है भाई, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप बस जल्दी आ जाना। तभी अथर्व की नज़र आशी पर गई, जो कि अपनी आंखों में नमी लिए उसे जाता हुआ देख रही थी। अब अथर्व उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बड़े प्यार से बोला, आशी मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना, ओके? और तुम्हें नीदरलैंड से कुछ चाहिए बताओ, मैं लेकर आऊंगा। और यह सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस आप आ जाना, वही हमारे लिए काफ़ी है, आपके बिना दिल नहीं लगेगा भाई। और आशी की बात सुनकर अथर्व की आंखें भी नाम होने लगी थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी आंसुओं को कंट्रोल किया और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखा। उसने धीरे से आशी को अपने सीने से लगाया ही था, तभी अचानक ही आशी की चीख निकली, आह! और इसके साथ ही आशी ने पलट कर देखा तो वह क्रिश की बाहों में जकड़ी हुई थी अपने सामने। अचानक क्रिश को देखकर आशी की आंखें हैरानी से फैल गई और क्रिश आशी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे कस के अपने करीब कर
चुका था। वह अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना लाते हुए चेहरे पर कोल्ड और बनाए हुए अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, फायरफ्लाई तुमसे कितनी बार कहा है गैर लोगों से थोड़ा दूर रहा करो, लगता है तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती, यह समझ में नहीं आती। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे जो सुनकर आशी अपनी आंखें डर के मारे इधर उधर करते हुए बोली, सा साइको भभा भाई, मैं जानता हूँ फायरफ्लाई कि तुम्हारा भाई जा रहा है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं जा रहा, इसलिए ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अथर्व आई थिंक तुम्हें निकालना चाहिए, तुम्हें वैसे भी काफी लेट हो गया है। कहते हुए कृष ने अपनी नीली नजरों से अथर्व को घूरा, जो देखकर अथर्व थोड़ा सलाइवा घटते हुए अपना हाथ कृष की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ओके मैं चलता हूँ कृष, फिर मिलेंगे। और अथर्व के हैंडशेक ऑफर को देखते हुए कृष ने एक नज़र अथर्व के हाथों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह अथर्व से हाथ मिलाएगा, जो देखकर अथर्व को थोड़ा इम्प्रेमेंटफुल होने लगा। लेकिन तभी आशी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कृष की तरफ देखते हुए बोली, ससा साइको। आशी का इतना कहना था कि कृष ना चाहते हुए भी अपने हाथ बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में अथर्व के हाथों में रख देता है और उसके साथ एक सेकंड के लिए हैंडशेक करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, हम गो वेल। और कृष के ऐसे कहने पर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह समझ सकता था कृष रूड बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा एरोगेंट है। वह अपना सॉफ्ट साइड किसी को नहीं दिखाना चाहता था। अब अथर्व ऐना और राहुल का आशीर्वाद लेकर सबको बाय कहते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। और तभी अथर्व के जाने के बाद कृष गुस्से से आशी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे झटके से अपनी और करीब खींचते हुए अपनी नजर झुकाकर क्यूट सी आशी की तरफ देखते हुए अपनी नीली आंखों से घूरते हुए लगभग चिल्लाकर बोला, तुमसे कितनी बार कहा है फायरफ्लाई फालतू बॉयज से दूर रहना, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार कहने पर सुनाई नहीं देता, तुम्हें किसी और लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, बोलो। आहा साइको, मैं तो बस क्या। हाँ। और कृष को इस तरह आशी पर चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए देखकर राहुल उसे रोकते हुए बोला, कृष बस तुम उसे पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अथर्व उसका भाई है, वह थोड़ा सा उसके क्लोज चली ही गई तो क्या हुआ? इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? ओ प्लीज डैड, इट वुड बी बेटर इफ यू डोंट स्पीक अबाउट अ मैटर। यह मेरे और मेरी फायरफ्लाई के बीच का मामला है, जिसमें मैं किसी और का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने इसे लोगों से मिलने की जितनी छूट दी है उतना काफी है, इसके लिए मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरी वाइफ किसी और के करीब जाए या उसकी बॉडी पर किसी और का टच हो, स्पेशली किसी मैन का। फायरफ्लाई, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अभी जाकर शावर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कहते हुए कृष अचानक ही आशी के ऊपर गरज उठा और कृष की बात सुनकर आज से तुरंत ही घबराते हुए जल्दी से हाँ में 2-3 बार कर हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है, अभी जाती हूँ साइको। आह, लेकिन तुम छोड़ोगे तब तो जाऊंगी ना पागल साइको। और आशी के ऐसा कहने पर नताशा और समर हैरानी से उसे देखने लगे। कृष भी अपनी आंखें गुस्से से बड़ी करते हुए आशी को देखने लगा। तभी आशी अपनी जुबान संभालते हुए बोली, ओ सॉरी, मेरा मतलब मेरे क्यूट साइको, मेरा मतलब मेरे हैंडसम साइको, प्लीज छोड़ो ना वरना मेरी कमर टूट जाएगी ना। कहते हुए आशी की आवाज बिल्कुल बच्चों की तरह लग रही थी। वह लगातार कृष की पकड़ से अपनी कमर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसके सामने खड़े ऐना, राहुल, समर और नताशा बेचारी की हालत पर कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और तभी कृष झटके से उसकी कमर छोड़ी। उसके बाद तो आशी सर पर पैर रखकर वहां से भागी, लेकिन भागते हुए वह बिना कृष की तरफ पलटे गुस्से से बोली, खड़ूस साइको, तुम देखना एक दिन मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। और आशी की इस बचकानी बात को सुनकर समर और नताशा मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगे। इसके साथ ही राहुल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और है ना कृष के चेहरे की तरफ देखने लगी। कृष के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी नीली आंखें यूं ही कठोर थी। इस फायरफ्लाई के बहुत पंख निकल आए हैं, कहते हुए कृष वहां से चला गया। कृष के जाने के बाद समर और नताशा जोर जोर से एक दूसरे को ताली देते हुए हंसने लगे। राहुल भी मुस्कुराते हुए ऐना के साथ वहां से चला गया। समर आशी की तरह चेहरा बनाकर उसकी नकल उतारते हुए बोला, गंदे साइको, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वे बंदरिया कहीं की, उसके सामने मुंह तो खुलता नहीं, बकरी की तरह मैं करती है और चली है। अपने साइको के दांत तोड़ने पर मानना पड़ेगा।
उसे खडूस के मुंह पर ही उसे ये धमकी देने का गट्स होना चाहिए। हा 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 कहते हुए समर हंसने लगा। और यह सुनकर नताशा समर का मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ और यह गट्स तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। वह कम से कम उसके सामने मुंह तो खोलती है, लेकिन तुम्हारी तो बोलते ही बंद हो जाती है। ये सुनकर समर अपनी इन्वेस्टमेंट को छुपाते हुए बोला, हाँ तो अब वह है भी तो इतना खड़ूस देखा नहीं। उसकी नीली आंखें, ऐसा लगता है उनमें से अभी खून उतर आएगी। पता नहीं वह इतना खड़ूस चेहरा बनाकर क्यों रहता है, कभी मुस्कुराता भी नहीं है। मुझे तो बेचारी आशी के ऊपर दया आती है, कैसे संभालती होगी वह उसे। खुद तो चुलबुली चूहिया की तरह है और राक्षस के गले में घंटे की तरह लटकी हुई है। ये सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए बोली, वह दूसरों के सामने चाहे जैसा भी है उसके सामने सॉफ्ट होता है, उसके लिए प्रोटेक्टिव है, और क्या ही चाहिए एक लड़की को। हाँ थोड़ा सा पजेसिव है, पर प्यार में इतना तो चलता है। वह भले दिखता नहीं है पर उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वह आशी को कितना प्यार करता है। आशी सचमुच बहुत लकी है, काश इतना ही प्यार करने वाला इंसान हर किसी को मिलता। कहते हुए नताशा के चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी, जिसे शायद समर ने भी समझ लिया था, और उसके चेहरे की मायूसी को खत्म करने के लिए समय नताशा के कंधे पर हाथ रख बड़े ही क्यूट अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी नाक खींचते हुए बोला, ओ मेरी ड्रामा क्वीन, अपने सपनों की दुनिया से निकलो और हकीकत की दुनिया में आओ। तुम्हें प्यार करने के लिए कोई है या नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे साथ मस्ती करने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हमेशा हूँ। वैसे आज हम लोगों के पास बहुत टाइम है, तो क्यों ना आज हम लोग फार्म हाउस घूमने चले। मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, नदी में मछलियाँ हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज हैं जो हम लोगों ने नहीं देखी। बोलो चलोगी कि मेरे साथ? और यह सुनकर नताशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अब तो तुम्हारा हाथ जिंदगी भर के लिए थामने वाली हूँ। बहुत लंबा रास्ता चलने वाला है, चलो इस रास्ते पर ही चलकर देखते हैं, शायद सफर यहीं से शुरू हो। अर्ज किया है इरशाद। इरशाद नताशा, हाँ तो अर्ज किया है। वह बेवफा है, तू क्या हुआ, मत बुरा कहो उसको। तुम मुझसे सेट हो जाओ, दफा करो उसको। अरे वाह वाह तो कहो। कहते हुए अथर्व ने नताशा की तरफ देखा, लेकिन नताशा को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, और अब समर उसे एक बार फिर हंसने के लिए दूसरी शायरी मारते हुए बोला, अच्छा तो अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम, पर जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। और समर की इस शायरी पर नताशा हल्का सा मुस्कुरा दी, जो देखकर समय मुस्कुराते हुए बोला, हाय क्या मुस्कुराहट है। इसी मुस्कुराहट पर एक और शायरी अर्ज है, तो ध्यान दीजिएगा। आपकी स्माइल ने सारा जहां हिला डाला। इरशाद। इरशाद आपकी स्माइल ने सारा जहां हिला डाला, कौमों के मरीज को परमानेंट सुला डाला। वाह 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 कहते हुए नताशा समर को शाबाशी दे रही थी, और यूं ही बातें करते करते वह दोनों बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी नीली आंखें न जाने कब से गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। नताशा को इस तरह समर से बातें करते हुए और हंसते हुए देखकर रॉकी का खून खौल रहा था। वह तो गुस्से से तमतमाने लगा था। वह तुरंत ही जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, तभी वह दोनों बाइक पर बैठकर निकल चुके थे, और अब रॉकी गुस्से से चिल्लाया, WF तुम मुझे इग्नोर करके यूं नहीं जा सकती। आई कैन टी टॉलरेट थिस। कहते हुए रॉकी की नीली आंखें गुस्से से दहक रही थी, और इधर दूसरी तरफ समर और नताशा नदी के किनारे बैठकर नदी में पत्थर फेंक रहे थे। अब नताशा ने समर की तरफ देखते हुए पूछा, समर एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सचमुच कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? मैंने जब तुमसे कहा कि शायद मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, तुमने उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या बिना प्यार के तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रह सकते हो? क्या तुम्हें प्यार की चाहत नहीं है? और नताशा के सवाल पर समर के चेहरे की मुस्कान अचानक ही गायब हो गई। उसकी आंखों में कुछ दर्द था, जिसे उसने अचानक ही संभाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, प्यार इंसान जिंदगी में बहुत सी चीज चाहता है, लेकिन हर चीज मिल जाए यह जरूरी नहीं। कुछ चीज हवा के झोंके की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। उन चीजों को याद करके खुद को तकलीफ देकर कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है उन चीजों से खुद को बाहर निकालो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे खूबसूरत जिंदगी हमारा इंतजार कर रही होती है। शायद उससे भी बेहतर यह टाइम बहुत अजीब चीज है। नताशा किसी के लिए नहीं रुकता, और यही इसकी सबसे अच्छी खासियत है। अच्छा टाइम हो या बुरा, सब निकल जाता है।
क्योंकि आज जो टाइम तुम्हारे लिए अच्छा है हो सकता है वह किसी के लिए बुरा हो, इसीलिए उसका बदलते रहना जरूरी है। और रही बात मोहब्बत की तो अर्ज किया है, तू हमसे मोहब्बत ना सही मुकदमा ही कर दे, तारीख दर तारीख मुलाकात तो होगी। और यह सुनकर नताशा अपनी आंखें बाहर निकलते हुए उसे गोल गोल घुमाते हुए समर से बोली, तो इतनी गहरी बातें लगता है मोहब्बत की है, बताओ ना समर किसकी है, कौन थी वह, मुझे नहीं बताओगे? कहते हुए नताशा बड़ा ही प्यारा सा मुंह बना लेती है, जो देखकर समर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम नहीं मानोगे तो ठीक है सुनो। ये बात उन दिनों की है जब मैं गांव में रहता था और 12 साल का था। मेरी पहली क्रश हमारे घर से 5 घर दूर रहती थी और वह गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी। समर की बात सुनकर नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट गोबर, तुम गोबर फेंकने वाली से प्यार करते थे और फिर क्या हुआ? हाँ तो इसमें क्या बुराई है, वह मेरा पहला क्रश थी। तो सुनो ना, वह गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी और एक दिन उसकी माँ को पता चल गया, फिर मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच दी और मेरी फर्स्ट लव स्टोरी वही खत्म हो गई। समर की इस बात को सुनकर नताशा मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तो फिर तुमने उस लड़की से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की या वह तुमसे मिलने नहीं आई? नहीं, क्योंकि मैंने उसे कह दिया मन की मोहब्बत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन रोज तेरे चक्कर से कूटा जाऊं इतनी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से उस वक्त मैं डरता था, तो सिर्फ बाबा की मार से क्या मारते थे। वह पिछवाड़े पर मुर्गा बना बनाकर कहते हुए समर मुंह बनाकर अपना पिछवाड़ा सहलाने लगा, जो देखकर नताशा एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। अब उसने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर तुम्हें दोबारा किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं, प्यार तो नहीं हुआ, प्यार का इंतजार बहुत किया, काला सूट काला बूट काला रंग कढ़ाई का, गोरियों के सपने देखे, दूजा फिक्र पढ़ाई का, और अब तो गुजर जाती है रात इसी कश्मकश में, कंबल में हवा किधर से घुस रही है। और यह सुनकर नताशा और भी जोर जोर से हंसने लगी। उसे समर की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वह हंसते हुए समर की कमर पर मारते हुए बोली, समर तुम बहुत फनी हो, आज तक इतनी बातें कहाँ छुपा कर रखा था तुमने? अरे बातें तो यही थी, पर तुम्हारे पास ही सुनने का टाइम नहीं था। अच्छा सुनो, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज इस तरह नदी में पत्थर मत मारो। और यह सुनकर नताशा ने अचानक ही अपने हाथ रोक लिए। अब वह अपने हाथों में लिए हुए पत्थरों को देखते हुए समर से बोली, नदी में पत्थर ना मारूं? क्यों, क्या हुआ समर, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है पिछली बार मैं अपने गांव में बैठकर नदी किनारे पत्थर मार रहा था और तभी पानी में से अचानक एक मेढक निकलकर बाहर आया और मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला, पानी में आ, तेरी उदासी उतारू साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। और फिर क्या था, मैं वह जान बचाकर भागा वहां से। कहते हुए समर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसकी बातों को सुनकर अचानक ही नताशा जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगी। समर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अब दोनों ही दोस्त बहुत अच्छा टाइम बिता रहे थे। नताशा के बॉडीगार्ड उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे और समर और नताशा इस बात से अनजान थे कि रॉकी एक बार फिर कुछ ही दूरी से उन दोनों को देख रहा था। अब तो उसके तन बदन में जो आग लगी थी, उसे आग को बुझाने के लिए वह पूरी तरह पागल हो चुका था। वह अगले ही पल गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी बाइक पर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। दरअसल रॉकी यहाँ सही मौका देखकर नताशा से बात करने आया था, पर यहाँ नताशा को समर के साथ खुश देखकर उसके जलन क्या लेवल ही दूसरा था। वापस आकर वह तेज कदमों के साथ विला में चला गया और अपने कमरे में जाकर वह गुस्से से सारा सामान इधर से उधर तोड़ते फोड़ते हुए चिल्ला रहा था। वह पूरी तरह एक साइको हो गया था। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं था कि नताशा उसके अलावा किसी और के साथ भी कंफर्टेबल है। उसे तो सिर्फ यही लग रहा था कि जाने अनजाने नताशा सिर्फ रॉकी को जेलस फुल करने के लिए उसे इग्नोर कर रही है या फिर इग्नोर करने का नाटक कर रही है। लेकिन रॉकी के पीठ पीछे भी उसे काफी खुश और समर के साथ अच्छी बॉन्डिंग एंजॉय करते हुए देखकर वह सचमुच इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह लगातार कमरे में चिल्लाते हुए सामान तोड़फोड़ करते हुए अचानक ही अपने शर्ट के बटन को खींचकर 2 टुकड़ों में शर्ट को फाड़ देता है और अब वह अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ शर्टलेस किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से टमटम आया हुआ था, नीली आंखें गुस्से से लाल थी, हाथ और माथे की नसें उभरी हुई थी, मुठियां कसी हुई थी और चेहरा पूरी तरह तमतमा रहा था। वह लगभग गुस्से से दहाड़ते हुए अपने आप से बोला,
नहीं 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 वाइफी नहीं, तुम मुझे भूल नहीं सकती, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, तो मेरे अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। तुमने कहा था तुम मुझे प्यार करती हो, तो कहाँ गया तुम्हारा वह प्यार? क्या तुमने मुझे सचमुच भुला दिया? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर नहीं। तुम्हें मेरा होना होगा, तुम्हें मेरे करीब आना होगा। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मेरे करीब आ ही जाओगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए रॉकी के चेहरे पर ईवा स्माइल थी। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर जो भी चल रहा था अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वक्त रॉकी के हाथों में जख्म लगा हुआ था और खून टपककर फर्श पर गिर रहा था, पर उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे इस दर्द का एहसास भी हो। दरअसल वह सामान को जब इधर उधर फेंक रहा था तभी एक फ्लावर वास की कांच से उसे ये चोट लगा था, लेकिन इस वक्त उसके हाथों से ज्यादा दर्द तो उसे कहीं और ही हो रहा था। जिस बात का एहसास तो शायद उसे भी नहीं था, वह तो बस अपने जुनून और पागलपन में अंधा हुआ जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ खतरनाक था। नताशा अब उसका जुनून और पागलपन बन रही थी। वह बस किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। रॉकी यूं ही गुस्से से अपने बिस्तर पर से पीठ के बाल गिर जाता है। उसके दोनों हाथ बिस्तर पर फैले हुए थे और वह ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए अपने एक शब्द चबा चबा कर बोला, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वाइफी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे करीब आना होगा, मेरी सांसों में उतरना होगा, मुझे मेरा सुकून देना होगा। वाइफी जो तुम मुझसे छीन कर ले गई हो, मुझे इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर तुम सुकून से नहीं सो सकती। तुम्हारे लिए मेरे अंदर जो तड़प है उसे खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये कैसी तड़प है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गुजर जाना पड़े, चाहे किसी से भी टकराना पड़े, मैं हर वह रास्ता आजमाऊंगा जिससे तुम मुझे मिल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन दूर करता है, तुम्हारा वह दोस्त समर, तुम्हारा वह भाई, या फिर वह ड्रैगन किंग। अगर वह ड्रैगन किंग क्रिश डेविडसन है तो मैं भी रॉकी डेविडसन हूँ तुम्हें हासिल करने के लिए। अगर मुझे ड्रैगन किंग से टकराना भी पड़े तो मैं टकराऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मेरी बाहों में आना होगा। कहते हुए रॉकी अचानक ही पलट जाता है और अब वह अपने बिस्तर पर किसी मछली की तरह तड़पते हुए अपनी उस बिस्तर को फील कर रहा था। वह बार बार बिस्तर के उसे हिस्से को छू रहा था जिस पर आखिरी बार नताशा सोई थी। उसकी दीवानगी और पागलपन का आलम यह था कि जब से नताशा इस कमरे से गई है उसने ये बेडशीट भी चेंज नहीं की, बल्कि वह हर रोज इसी बेडशीट पर सो रहा है, जबकि डेविडसन विला में हर कमरे की बेडशीट दिन में 2 बार चेंज होती थी। लेकिन यहाँ तो रॉकी कमरे में किसी को आने ही नहीं दे रहा। रॉकी पूरे बिस्तर पर किसी मछली की तरह करवट बदलते हुए अचानक ही उस जगह को हक कर लेता है और इस बिस्तर को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, आज रात मुझे मेरा सुकून मिलेगा। अब रॉकी अचानक ही अपनी जगह से उठा और अलमारी से एक शर्ट निकालकर उसे पहनते हुए तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ ही पल में उसने अचानक की एक कमरे का दरवाजा बेधड़क से खोला और सामने बैठे शख्स की तरफ देखते हुए अचानक ही अपनी गुर्जती हुई आवाज में बोला, आई नीड योर हेल्प। और यह सुनकर सामने बैठे शख्स की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने घबराते हुए अपनी आवाज में कहा, लेकिन अगर किंग को पता चला तो हमारी खैर नहीं। सो वॉट, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा साथ दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। और यह सुनकर सामने वाले शख्स के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया, जो देखकर रॉकी के चेहरे की इविल स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। इधर दूसरी तरफ समर और नताशा ने एक साथ काफी अच्छा वक्त बिताया। समय ने नताशा को बहुत हंसाया था। इस बीच नताशा अपना सारा दर्द भूल चुकी थी। उसने और समर ने मिलकर कई सारी मछलियों को फार्म हाउस की वकस के साथ पकड़ा भी था। वहां पर बत्तख और आसपास आने वाले खूबसूरत बर्ड्स को दान भी डाला था। छोटे मोटे जानवरों को चारा भी खिलाया था। इसी बीच वह लोग काफी अच्छा वक्त बिताते हुए एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे। वह दोनों फार्म हाउस में लगे हुए कच्ची गाजर, मूली और कुछ पेड़ पौधों में लगे हुए फलों को तोड़कर का भी रहे थे। ऐसा करना नताशा को बहुत अच्छा लग रहा था। यह उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज से पहले उसने गार्डन में सिर्फ फूल ही देखे थे, लेकिन आज वह फार्मिंग को एक्सपीरियंस कर रही थी। यह फार्म काफी बड़ा था। यहाँ शुगर केन भी लगी हुई थी, जिसे समर ने तोड़कर नताशा को दिया और नताशा आज पहली बार बहुत खुश
होकर गाना भी खा रही थी। वह लोग बकरियों के साथ भी खेल रहे थे। ले देकर आज का दिन नताशा के लिए काफी स्पेशल और खुशी भरा था। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।